नए हफ्ते की शुरुआत और शुरुआत करने के लिए संकेत है थोड़े ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के और हमारे यहाँ लंबे समय के बाद शुक्रवार को आई एफआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े। शुक्रवार की कमजोरी आगे बढ़ेगी, लेकिन क्या निचले स्तर पर मिलेगा सपोर्ट और आएगी रिकवरी या फिर रहेगा दबाव? कैसी होगी इस मंथली एक्सपायरी के हफ्ते की शुरुआत और क्या रहेगा ट्रेडिंग पैटर्न, इस पर है खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन आपको भरपूर दिखने वाला है, स्क्रीन पर दिखने वाला है। इतनी सारी चीजें हैं जहां पर अनिल जी की राय लेनी है आज सुबह। शुरुआत कहां से करें सर? ये बिल्कुल ट्रिगर्स के साथ, और ट्रिगर्स ढेर सारे हैं दीप। आज 1 2 3 4 5 6 ट्रिगर्स है पूरे के पूरे, और वो ट्रिगर्स मैं आपके सामने रख दूंगा। अमेरिकी बाजारों से देख लीजिए, शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में सुस्त क्लोजिंग हुई है, लेकिन लगातार 10 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं जब डाउ हरे निशान में बंद होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा ही सही, लेकिन बंद हरे निशान में होता दिख रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी चीज इस वक्त आपको अमेरिकी बाजारों में नजर आएगी। इसके अलावा निफ्टी से थोड़ी कमजोरी के संकेत है, लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा एक और जो संकेत आपके लिए आता दिख रहा है वो डॉलर इंडेक्स से 2 हफ्ते की ऊंचाई पर 101 के पार निकलता हुआ डॉलर इंडेक्स, यानी कि यहाँ पर थोड़ी सी मजबूती जो आती दिख रही है वो इक्विटी और कमोडिटी बाजार के लिए थोड़ा सा दबाव का काम है। अब आइए नतीजों के ट्रिगर्स। रिलायंस के नतीजे मिले जुले हल्के से कमजोर है। रिलायंस के नतीजों के बाद वहाँ का GDR 6% फिसला है ग्लोबल मार्केट में। ICICI, कोटक, RBL जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने दमदार प्रदर्शन किया है, और निफ्टी में आज टाटा स्टील समेत वायदा कारोबार के 4 और कंपनियों के नतीजों पर रहेगी नजर। तो वेरी बिजी डे नतीजों के लिए, आज वीकेंड भी और आज भी, और पूरा हफ्ता ही सर नतीजों के लिहाज से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो काफ़ी सारी नतीजों का तो पूरा एक्शन है, और रोज़ की तरह रिजल्ट एनालिसिस अनिल जी आपके साथ करने ही वाले हैं, तो उस पर तो हम फोकस करेंगे। बट इस हफ्ते एक और अहम इवेंट है सर हमारे सामने, और वो है US फेड की पॉलिसी। काफ़ी चर्चा हुई है इस पॉलिसी की, सबकी नज़र बनी हुई है। पॉलिसी में क्या होगा ये तो सबको मालूम है, इसके बाद क्या होगा ये बताइए। तो दोनों तरफ से बताइए क्या हो सकता है, उसके बाद बाजार का रिएक्शन क्या होगा, बाजार क्या सुनना चाहता है। 26 तारीख को पॉलिसी है और 27 को हमारी मंथली एक्सपायरी है, गुरुवार सुबह सुबह। तो हमें गुरुवार सुबह सुबह सबसे बड़े संकेत एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी के साथ साथ अमेरिका की फेड की मीटिंग के संकेतों को पढ़ना है। और उसमें पढ़ने में कोई मुश्किल बात तो है नहीं, क्योंकि आपको, हमको, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि फेड 1/4% ब्याज दरें बढ़ाएगा। लेकिन क्या पिछली पॉलिसी की तरह ही इस पॉलिसी में भी फेड चेयरमैन झटका दे सकते हैं क्या? पिछली पॉलिसी में झटका ये लगा था कि ब्याज दरें 1 नहीं 2 बार बढ़ेंगी, और इस बार पॉलिसी में उनके 2 बार बोलने के बावजूद 1 एंड डन, यानी कि एक बार ब्याज दरें बढ़ाकर चेयरमैन साहब कह देंगे बस हो गया, अब और नहीं। लेकिन अगर इसके विपरीत 1 एंड नॉट डन हो गया तो फिर वो नॉट का जो है ना मामला है वो गड़बड़ हो सकता है। तो आई थिंक दीप, इस बार की पॉलिसी में भी इम्पोर्टेंट ये नहीं कि वो क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट ये कि करने के बाद क्या कहेंगे। सो आई थिंक उस पर बाजार का बड़ा रिएक्शन आएगा। तो अमेरिकी बाजारों में जो तेजी का रुझान पिछले 2 हफ्तों से बना है, डाउन ने बड़े लंबे समय बाद 10 दिनों की विनिंग स्ट्रीक देखी है, एक भी बार कमजोर हुए नहीं। सो आई थिंक ये जो मजबूती का रुझान है, ये क्या बड़े ब्रेकआउट और बड़ी तेजी की तरफ इशारा करेगा या अटकेगा, रुकेगा, ये फेड की मीटिंग के बाद जो फेड चेयरमैन साहब के जो बयान आएंगे उसके उस पर डिपेंड करेगा। लेट्स सी क्या कुछ कहते हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल काम है, पिछली बार भी लगाया था, कौन सा सही हुआ? पूरी दुनिया ने सोचा था कि 2 रेट हाइक की तो बात कर ही नहीं सकते, उन्हें सीधा 2 रेट हाइक की बात कर दी। अब पिछली बार ही बोले, इस बार क्या वो घूम जाएंगे, ये बोलेंगे कि हम देखेंगे, अभी इतनी जरूरत नहीं लगती। तो कहना मुश्किल है कि फेड चेयरमैन अगली पॉलिसी जो सितंबर में आनी है उसके लिए क्या कहेंगे। सो ये पॉलिसी तक ठीक है, प्राइस में डिस्काउंटेड है, और इसीलिए अमेरिका के बाजार मजबूत है, और कुछ हद तक ये मान भी रहे हैं कि शायद सितंबर में ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। लेट्स सी, गुरुवार तक अभी बहुत लंबा टाइम है, अभी टाइम है। आजकल तो एक ट्रेडिंग सेशन भी बड़ा होता है, तो गुरुवार तक का लंबा टाइम है। अमेरिकी बाजार भले ही सुस्त है, लेकिन हमारे यहाँ एक्शन भरपूर है एक्चुअली, रेंज के लिहाज से भी, लेवल्स के लिहाज से भी, पॉइंट्स के लिहाज से भी, फ्लोज के लिहाज से भी हमारा एक्शन ज़्यादा है। हमारा एक्शन ज़्यादा है ना। चलिए, तो हमारे एक्शन पर ही करते हैं फोकस। सर थर्सडे को तो 8 पॉइंट से 20,000 लगे। आप तो कहते हैं खैर लेवल होता है, वो जब भी आए, बट एक सेंटिमेंट के लिहाज से अब जरा बताइए, क्योंकि फिर फ्राइडे को थोड़ा साइजेबल करेक्शन हमने देखा काफ़ी समय बाद। आज भी गिफ्ट निफ्टी थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है, नतीजों का भी रिएक्शन जिस पर बात करनी है। तो ये जो 20,000 की बात हो रही है, सेंटिमेंटल ही सही,
कितना पास, कितना दूर दिख रहे हैं? 6 दिनों तक लगातार बढ़ने के बाद आपको पहला कमजोरी का संकेत आया, और कमजोरी का संकेत जो आया दीप वो खाली अपनी वजह से आया है, न कि कहीं कोई हमने कोई इंपोर्टेड संकेत नहीं लिया। और ऐसे संकेत थे जो किसी को नहीं पता था, यानी कि इन्फोसिस के रिजल्ट्स के बाद का गाइडेंस। तो शुक्रवार को मूड बिगाड़ने का काम इन्फोसिस और आईटी शेयरों ने किया। अब इन्फोसिस वर्सेस आईटी सेक्टर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इन्फोसिस एकमात्र आईटी सेक्टर में ऐसा है जो कह रहा है कि भाई मेरा गाइडेंस कमजोर है, लेकिन इन्फोसिस के अलावा कोई भी ये मानने को तैयार नहीं कि गाइडेंस घटाने की जरूरत है। साल भर का जो गाइडेंस है हम निपट लेंगे, अचीव कर लेंगे, गिरते पड़ते मरते कूदते हम पहुंच जाएंगे वहां पर। अभी तक सबकी ये कमेंट्री है। तो अब दोनों में से कौन सही है, इसका फैसला कब होगा और कौन करेगा? इसका फैसला आईटी कंपनियों को ही करना है। कब करेंगे? अगली तिमाही के रिजल्ट में। अच्छा, अगर इस तिमाही के रिजल्ट में देखो, जो बाकी आईटी कंपनियां सोच रही है उनके लिए क्या पॉजिटिव हो सकता है? उनके लिए हो सकता है, गार्टनर की रिपोर्ट करती है आईटी स्पेंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। कंपनियां बड़ी डील्स एक प्लेयर को देने के मूड में है। लार्ज विन डील्स अगर आप देखें तो इस तिमाही में कंपनियों को अच्छी मिली है। तो ये सारे फैक्टर्स जाते हैं बाकी कंपनियों के फेवर में, जो ये मानकर चल रहे हैं कि साल भर का गाइडेंस हम मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन इन्फोसिस कुछ अलग देख रहा है। शायद इन्फोसिस को कुछ थोड़े खर्चे कम होने के संकेत आ रहे हैं, नए ऑर्डर्स मिलने के कम संकेत आ रहे हैं। ये भी तब जबकि $2 बिलियन का ऑर्डर उन्हें मिला है। सो आई थिंक इन्फोसिस, आज अगर आप किसी को भी पूछें तो इन्फोसिस के बजाय आप आईटी सेक्टर की बाकी कंपनी ने जो कुछ कहा है उस पर ज्यादा भरोसा करेंगे। राइट, करेक्ट। बाकी कहीं भी एक भी जगह कोई खराबी के संकेत नहीं। सो लेट्स सी अपने इन्फोसिस की जनरल जो आम धारणा है कि कहते कम है करते ज्यादा है। हो सकता है उन्होंने बेंचमार्क नीचे सेट किया हो, थोड़ा एक्सपेक्टेशन लोअर की हो और अगले क्वार्टर से परफॉर्म करना शुरू कराएं। लेकिन ये जल्दबाजी होगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। रहा सवाल, काफी लोग मुझे पूछ भी रहे थे वीकेंड पे आईटी शेयर पढ़ें, क्या करना चाहिए, बुलिश हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि आईटी सेक्टर, अब आप ये समझ लीजिए 3 महीने कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ, 3 महीने ये पड़े रहेंगे। अगर यही आईटी में इन्फोसिस के नतीजे अगर आप देखेंगे तो आईटी के बेस्ट रिजल्ट है। सबसे बढ़िया रिजल्ट आईटी के दिग्गजों में इन्फोसिस के आए हैं अभी तक, राइट। लेकिन गाइडेंस उनका खराब था। तो अब ये गाइडेंस वाली बात का डिसीजन जो होना है कि इन्फोसिस सही है, बाकी आईटी कंपनी सही है, अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स में पता चलेगा। और जब तक अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं आते तब तक आईटी शेयरों में न बड़ी तेजी होगी न बड़ी मंदी होगी। ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, नए ट्रिगर की तलाश में पड़े रहेंगे। सो अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, पड़े रहने दीजिए। जब शेयर पड़े रहने दीजिए। अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये इन्वेस्टमेंट वालों के लिए कॉल है। बाकी जिन लोगों को ट्रेडिंग के लिहाज से लेना देना है उनका तो खैर अपना अपना स्टॉप लॉस और अपने डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं आईटी शेयर लेके बैठे हैं, और वैसे भी आपको याद होगा हम आईटी शेयर खरीदने की राय दे रहे थे, लेकिन साथ में एक ये राय भी बहुत क्लियर करते कि एक झटका और आईटी देगा, उसके लिए आपको पैसे बचा के रखने हैं, एक ही बार में सारा नहीं डालना है। तो वो झटका किस वजह से और कब आता है वो आता हुआ दिख रहा है इन्फोसिस का। लेकिन पैसा अभी नहीं डालना है, बचा हुआ आधा जो पैसा आपको डालना है आईटी शेयरों में वो अगले क्वार्टर के रिजल्ट पे डालना है। आपने कहा था एक झटका आएगा, 100% वो एक झटका लग रहा है। अब वो किस वजह से आएगा? क्या नैस्डैक खराब होने से आ सकता है? क्या कोई बड़ी दिग्गज आईटी कंपनी ग्लोबली गाइडेंस कम कर दे या कुछ खराब बोल दे, या कोई ऐसा खराब रिजल्ट आ जाए, या इन्फोसिस का आउटलुक खराब हो जाए? जो भी हो, ये जो झटका आया है इसका फायदा आपको लेना है, लेकिन अभी नहीं, अगले क्वार्टर के रिजल्ट पे। अभी जो है आप उसको होल्ड करो, शांति से बैठो। एक के क्वार्टर के बेसिस पे आप पोर्टफोलियो चर्न नहीं कर सकते। और करना 10% नीचे अगर बेच के 12% 15% नीचे बेच के क्या कर लेंगे। सो आई थिंक अगले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद अपन देखेंगे क्या करना है। ठीक है, चलिए आईटी पर तो नजर रहेगी, बट बाजार का इक्वली इंपॉर्टेंट दूसरा जो पिलर है वो है बैंक्स। जरा इसके बारे में थोड़ा समझाएं। बैंक्स 2-3 दिनों से एक्चुअली आउट परफॉर्म कर रहे थे सर। इवन फ्राइडे की फॉल में बैंक्स उतने खराब नहीं थे। एडजस्टेड क्लोजिंग थोड़ी नेगेटिव आई, बट अदरवाइज थ्रू द डे बैंक सेक्टर ठीक था, एंड में रिकवरी के साथ भी बंद हुआ। बैंक्स पर क्या व्यू है, और आज तो कुछ नतीजों का रिएक्शन नहीं रहेगा, तो क्या अप्रोच होनी चाहिए? पिछले तिमाही में बैंकों के नतीजे जब आए थे तब लोगों को आम धारणा ये थी कि बैंकों के बेस्ट रिजल्ट आपने देख लिया, अब इससे बढ़िया देखने को नहीं मिलेंगे। करेक्ट सर। पहली। दूसरी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक्स के बेस्ट चल रहे हैं, इससे बढ़िया नहीं होंगे। लेकिन इस तिमाही के नतीजों में अब तक जो प्राइवेट बैंक्स के रिजल्ट आए उन्होंने इस धारणा को गलत साबित किया है। पहली चीज ये कि प्राइवेट बैंक्स के केस में निम्स अभी भी स्ट्रांग है, कोई खास कमजोरी के संकेत नहीं, इनफैक्ट कुछ कुछ केस में बढ़कर भी आ रहे हैं। दूसरा, प्रॉफिट पहले से ज्यादा बढ़कर आ रहा है, एसेट क्वालिटी स्टेबल या बेहतर होती हुई दिख रही है। सबसे बड़ी बात जो इस बार प्राइवेट बैंक्स के रिजल्ट्स में दिख रही थी वो ये कि डिपॉजिट ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग आ रही है। आमतौर पर जब डिपॉजिट का मामला आता है तो लोग सरकारी बैंकों की तरफ भागते हैं,
राइट लेकिन इस बार प्राइवेट बैंक्स की डिपॉजिट ग्रोथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो आई थिंक बैंकों के रिजल्ट लोअर एक्सपेक्टेशन पर बेहतर आते हुए दिख रहे हैं और यही वजह कि आप बैंक निफ्टी को लाइफ हाई पर देख रहे हैं। अगर आप मुझे पूछे नतीजों के लिहाज से पूरे बैंकिंग सेक्टर में सबसे बेस्ट रिजल्ट आईसीआईसीआई बैंक के हैं। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करें तो नंबर 2 आपका एचडीएफसी बैंक है, नंबर 3 दिग्गजों की बात करें तो कोटक तीसरे नंबर पर आता है। राइट, कोटक ग्रेट नंबर नहीं है लेकिन तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन कुछ कुछ छोटे बैंक्स फॉर एग्जांपल क्रेडिट एक्सेस क्या गजब के रिजल्ट्स है। सो कई सारे रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो मैं आपको थोड़ा एक बार रिजल्ट का अंदाजा दूं। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है दीप, मतलब हर एक पैरामीटर पर पूरे बैंकिंग सेक्टर के सबसे बेस्ट रिजल्ट आईसीआईसीआई बैंक ने दिए हैं। एसेट क्वालिटी 18 महीनों की सबसे बेस्ट लेवल पर चल रही है। डिपॉजिट ग्रोथ 18% की 9 साल की सबसे, एसेट क्वालिटी और डिपॉजिट ग्रोथ दोनों 9 साल की ऊंचाइयों पर है। यानी कि एसेट क्वालिटी 9 साल की सबसे बेस्ट है और डिपॉजिट ग्रोथ 18% की डिपॉजिट ग्रोथ आईसीआईसीआई बैंक के लिए बड़ी मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं वो बुक 10 क्वार्टर के सबसे लोएस्ट लेवल पर है। लेकिन रिजल्ट्स लाइफ टाइम हाइपर स्टॉक है, 1000 रुपए के आसपास है। प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, हो सकता है 2-3% 4% बढ़े। तो प्रॉफिट बुकिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये पोर्टफोलियो स्टॉक है। राइट सर, 100% पोर्टफोलियो स्टॉक। ठीक है, 1050 के आसपास आकर रुक सकता है, लेकिन जो इन्वेस्टर है उनको होल्ड करना ही चाहिए। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए 1025 1040 की ऊपर की रेंज हो सकती है फ्यूचर्स की, जहां पर जाकर कहीं रुक सकता है, वहां हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन ये मतलब नंबर्स में कहीं कोई खराबी नहीं। दूसरा आपका कोटक बैंक है। कोटक बैंक के भी रिजल्ट्स अच्छे हैं दीप, रिजल्ट्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं। थोड़े से नेट निम्स इसके कमजोर हुए हैं, 18-20 बेसिस पॉइंट जो एक्सपेक्टेड लाइन पर है। लेकिन यहाँ भी 22% की डिपॉजिट ग्रोथ, मतलब गजब की 16 क्वार्टर्स की सबसे बेस्ट डिपॉजिट ग्रोथ इन्होंने दी है। लेकिन साथ में कासा रेशियो थोड़ा सा 22 क्वार्टर के लोएस्ट लेवल पे है। सो इंटरनल कोटक बैंक के उतने स्ट्रांग नहीं है जितने आपको एचडीएफसी या आईसीआईसीआई के दिखे। तो वो थोड़े से उस लेवल के, उस लिहाज से मुझे लगता है कि अगर कोटक बैंक भी ऊपर खुलता है और ऊपर आता है तो आप 1990-2010 के रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखेंगे। मैं फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूँ, तो वहां पर भी आप अच्छे रिजल्ट्स पे ऊपर के लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुक करके वापस इंतजार करें। तो गैप से खुलने पर आपको ये बैंक्स खरीदने नहीं है। अच्छा, हाँ समझ गया, ठीक। तीसरा आरबीएल, सेम सिचुएशन है। आरबीएल के भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है हर एक पैरामीटर पर। लेकिन बात यहाँ पर भी यही कि स्टॉक ऑलरेडी भागा हुआ है दीप, बढ़िया रनअप दे चुका है। 3 महीने में 50% भागा हुआ स्टॉक है, क्योंकि ये पीछे से भागा है, ये सबसे लेट भागा। 100-125 रुपए के आसपास सुस्त था। नंबर्स में कहीं कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे नंबर्स है। क्रेडिट मिलनी भी चाहिए, देनी भी चाहिए। लेकिन अब इन नंबर्स के दम पर आप फ्रेश में आरबीएल खरीदूं नहीं, एक के आसपास की बुक वैल्यू पर ट्रेड करना शुरू हो चुका, तो अब वैल्यूएशन रीजनेबल हो गए। तो कूद कर खरीदारी नहीं आएगी आरबीएल में। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो अब जब आप बैंक से सबसे कमजोर रिजल्ट्स अगर किसी बैंकिंग सेक्टर में तो इसके हैं, और अगर 4-5% स्टॉक घटे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में थोड़ा सा मामला इनका ढीला रहा है। एसेट क्वालिटी अकेला ये बैंक है जिसकी खराब होके आई है। अच्छा, अकेला बैंक है जिसके एसेट क्वालिटी नेट और ग्रॉस लेवल पर एनपीए बढ़े हैं। निम्स इनके 20-30 बेसिस पॉइंट से घट कर आए, उसमें भी गाइडेंस जो दिया है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़े और नीचे आने का गाइडेंस दिया, यानी कि गाइडेंस भी कोई दमदार है नहीं। तो मेरा समझना, हालांकि अंडर परफॉर्मर रहा है बैंकिंग शेयरों में, लेकिन फिर भी 3 से 5% का करेक्शन इसमें आता हुआ दिख सकता है। तो ये बैंकिंग रिजल्ट हैं आपके लिए सारे। तो ओवरऑल एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़ दें तो सारे बैंक्स के रिजल्ट, चाहे वो अभी तक प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, ब्रॉडली सबके रिजल्ट बहुत तोड़फोड़ और अच्छे आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये कि अब कितना प्राइस टू परफेक्शन है, वो वाली बात है। सो सिंपल अपने फॉर्मूला एक ही रखना है, पॉजिटिव रहना है, गैप से ऊपर खुलने पे नहीं खरीदना है, गैप से ऊपर नहीं, प्रॉफिट बुक करना है, वापस नीचे का इंतजार करना है, सिंपल सही। लेकिन बैंक्स अभी भी फंड मैनेजर्स की पोर्टफोलियो में पहली पसंद रहेंगे, क्योंकि इस तरह की ग्रोथ 30-40% की प्रॉफिट ग्रोथ और कहाँ है, और बड़े बेस और कहाँ है, बड़े बेस पे, इसलिए ये रहेंगे अभी भी। डन सर। तो बेसिकली बैंक्स में चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं है, लेकिन कूद के नहीं लेना है, कोई भी चीज कूद के नहीं लेना कि अभी नहीं लिया तो कल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, बस वो ध्यान रखो। ठीक है सर, कब क्या लेना है वो ध्यान में रखना जरूरी है। गॉट इट सर, गॉट इट। आइए आज की एक बार स्ट्रैटेजी भी समझ लेते हैं। बिल्कुल, ग्लोबल संकेत आज न्यूट्रल साइड पर रखें। वैसे तो पॉजिटिव भी रख सकते हैं, लगातार 10 दिन से अमेरिका ऊपर ही बंद हो रहा था, लेकिन जितनी हमारी उम्मीद थी उससे थोड़ा सा कम ऊपर बंद हुआ है।
एफआईज के संकेत लंबे समय बाद नेगेटिव और लोकल फंड्स के संकेत लंबे समय बाद हैं पॉजिटिव। वायदा कारोबार के संकेत है न्यूट्रल, सेंटिमेंट न्यूट्रल होता हुआ दिखा है, न्यूट्रल से हल्का पॉजिटिव है और ट्रेंड है पॉजिटिव। मैं एक बार डेटा यही बताना चाहता हूँ दीप, जो काम के एफआईज के लंबे समय बाद एफआईज, पहले एक बार कमेंट्री दे दूँ उसके बाद आपको डेटा बताऊंगा। पहली चीज तो है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नतीजे बहुत मजबूत हैं जो सपोर्ट देने का काम करेंगे बाजार को, लेकिन अच्छे नतीजों के बावजूद ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना प्राइवेट बैंक्स में पूरी है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी क्योंकि ज्यादातर लोगों ने अच्छे रिजल्ट की उम्मीद में ही इनको खरीद कर भर के रखा हुआ था। फिर भी निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। इसका मतलब ये कि अगर निफ्टी बढ़ा तो बैंक निफ्टी ज्यादा बढ़ेगा, निफ्टी घटा तो बैंक निफ्टी कम घटेगा। आउट परफॉर्म का मतलब ये होता है, इस शब्द का मतलब ये है। रिलायंस समेत बाकी दिग्गजों के रिजल्ट्स आमतौर पर कमजोर हैं। नीचे की तरफ रिलायंस का जीडीआर आपने देखा ही 6-6.5%, इसमें 2.5-3% तो 3% तो जो शुक्रवार को रिलायंस नीचे बंद हुआ था तो कुछ हद तक नतीजे प्राइस में है शायद, और कुछ हद तक अदरवाइज भी थोड़ा और जीडीआर घटा है। लेकिन आज के लिए जो इम्पोर्टेंट बाजार के लिए पॉइंट है वो ये कि एक तो एफआईज की बिकवाली का आंकड़ा लंबे समय बाद आया है, साइजेबल आंकड़ा आया है। दूसरा, रिलायंस और आईटी शेयरों की बिकवाली ने बाजार का मूड थोड़ा सा ढीला किया है। ये दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर यहाँ पर मैं एक बार डेटा आपको बताना चाहता हूँ। लंबे समय बाद कैश मार्केट में 2000 करोड़ की एफआईज की बिकवाली का आंकड़ा है और इसमें कोई खास बड़ी ब्लॉक डील्स नहीं है, नॉर्मल बिकवाली है। सामने 355 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे हैं और इंडेक्स फ्यूचर्स 1400 करोड़ के बेचे हैं, यानी कि नेट 3500 करोड़ के आसपास की बिकवाली, 3500-3800 करोड़ के आसपास की डायरेक्शनल बिकवाली है, जो कि हाल ही के दिनों की बड़ी और साइजेबल बिकवाली है। ये आपको इस बार की ओर इशारा करके ऊपर ब्रेक लगाए, लगाए सर, हाँ बिल्कुल एक बार ब्रेक लगाए। अब हमने टॉप बना दिया, यू टर्न ले लिया, इसकी जल्दबाजी ना करें, इसके लिए आगे मैं बता रहा हूं क्या करें। लेकिन फिलहाल एक चीज पक्की है कि 20,000 को पार करने में थोड़ा सा हमें वक्त लग सकता है, थोड़ा हम टाइम यहाँ पर टाइम पास कर सकते हैं। ये एक संकेत साफ तौर पे आता हुआ दिख रहा है। अब आपको क्या ध्यान रखना है आज के लिए, निफ्टी 19,550 ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। इसके नीचे बंद होने पर कमजोरी के संकेत बढ़ेंगे। ओके, अदरवाइज 20,000 से 19,500 पॉइंट की कमजोरी रनिंग करेक्शन है जो 2-2.5% के आसपास का भी नहीं होता, करेक्ट। बैंक निफ्टी 45,400 के नीचे अगर बंद होता तो आज यहाँ पर जो एकदम डे ट्रेडर टाइप है, ओवरनाइट पोजीशन रखने वाले लोगों के लिए ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है, 19,550 और 45,400। अगर इन दो लेवल के नीचे बंद होते तो आप है ना एकदम शॉर्ट टर्म जो 2-4-5 दिन के लिए आपने तेजी की पोजीशन बनाई है वो होल्ड करना है। अब इन्वेस्टर्स काफी सोचेंगे क्या करना चाहिए, तो इन्वेस्टर्स के लिए दीप जहां से आपने एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है 18,800-19,000, वो रेंज बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उस रेंज तक जाने में 4-5% का एक रनिंग करेक्शन होता है। सो इसलिए अभी तक उनको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। बैंक निफ्टी के लिए वो लेवल 43,000 के आसपास के आते हैं, अभी भी काफी दूर है। सो आई थिंक इन्वेस्टर्स को अभी तक कोई खास ऐसी चिंता की बात नहीं है। एक दिन की कमजोरी में आपका बाजार का ट्रेंड और टेक्सचर चेंज नहीं होता, राइट। कोई ऐसा नहीं कि खराब। हाँ, जो डे टू डे ट्रेडर्स हैं उनके लिए दो तरीके हैं, एक तो ये और दूसरा तरीका ये है, अगर निफ्टी वापस से 20,000 के ऊपर निकल जाए और बैंक निफ्टी 46,500 के ऊपर निकल जाए तो फिर दिल खोल के भरपूर तेजी करो, जितनी आपकी मर्जी, कौन रोकता है। फिर मजे ही मजे। 20,000 के ऊपर निकल जाए फिर तेजी करो। हाँ, भाई दो ही तरीके से कर सकते हो, या तो कोई एक ऊपर का लेवल ऐसा है कि भाई हम सारे हर्डल्स पार कर चुके, अब तेज दौड़ लगानी भाई, अब कुछ नहीं, मैदान खाली है ना। भाई वो जाते ना हम लोनावाला जाते हैं वीकेंड पे, तो भाई एक बार पनवेल क्रॉस कर दिया, एक्सप्रेस वे हाईवे है, अब आप आराम से पनवेल तक ही तो दिक्कत है। ये 20,000 तक आपका पनवेल का रास्ता है, उसके बाद आपका हाईवे क्लियर है, चलो आराम से, ठीक है ना। लैंड डिसिप्लिन के साथ चलते रहो, मतलब आपकी पोजीशन आपकी लिमिट में रहनी चाहिए, फिर चलाते रहो, ठीक है। ये या फिर 46,500 के ऊपर बैंक निफ्टी जब निकल जाए फ्रेश वापस से और तेजी करो, कोई नहीं। बैंक निफ्टी में तो अभी तक कमजोरी का संकेत ही नहीं आया है, निफ्टी भले ही थोड़ा हल्का फुल्का कमजोर हुआ भी हो। सो आई थिंक एक आध दिन का ब्रेक लगाए। अब तक का ट्रेंड ये दिखाता है 1.5-2 दिन से ज्यादा का करेक्शन होता नहीं है, और अगर आज आप 19,550-500 के आसपास आ जाते हैं तो 500 पॉइंट का एक हल्का फुल्का ठीक साइजेबल करेक्शन हो जाएगा। बैंक निफ्टी का 46,375 से अगर 45,400-500 आ जाते हैं तो 800-900 पॉइंट का करेक्शन वहाँ भी ठीक ठाक हो जाएगा, वहाँ पे एक सपोर्ट मिल जाएगा। तो ऐसा बहुत पैनिक करने की भी जरूरत नहीं है कि बहुत मैं अभी वीकेंड पे मिला भी था किसी, तो मुझे पूछा मार्केट क्या लगा, मैंने कहा अच्छा ही है ना, सही लगता है। जब आपको तेजी या मंदी नहीं बोली है तो आप ये समझ सही लगता है ना, उसमें सही में आप जो मान, तो बोले कि बहुत जोर से गिर गया। मैंने कहा कब गिरा, आजकल सैटरडे संडे दोनों दिन तो बंद ही था। सही बात है। मैंने कहा 2 दिन से तो बंद ही है ना, नहीं फ्राइडे
अब आप सोचो 235 पॉइंट फ्राइडे को मार्केट गिरता है और किसी को ये लगता है कि बहुत घट गया, तो अब कैसे कैसे मतलब करोगे आप? हम हर रोज कैसे तेजी देखने की उम्मीद कर सकते हैं? करेक्ट। ओवर एक्सपेक्टेशन हमारी है, मार्केट तो बिल्कुल परफेक्ट ही चल रहा है, तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन लो कर लीजिए, इतना भागे थोड़ा रुकेंगे, हल्का फुल्का करेक्शन भी होगा, लिमिट में खरीदिए, जितना पचा सकते हैं उतना मत खाइए, उससे थोड़ा कम खाइए, एग्जैक्टली। ताकि कम वॉक करना पड़ेगा। बस उतना ही है, बाकी ठीक है दीप, बाकी कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, बड़े लेवल्स आज के लिए क्या निकलते हैं? 19,565 19,600 पहला सपोर्ट जोन है आपके लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ 19,700 के नीचे खुलेगा, 700 के नीचे खुलेगा, और वहां से, क्योंकि शुक्रवार का लो आपका 19,700 है, उसके नीचे ट्रेड करने पर थोड़ी कमजोरी बढ़ेगी, तब 19,565 19,600 पहला सपोर्ट जोन है। इसके ठीक नीचे 19,435 से 19,500 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है। थोड़े दूर के बड़े लेवल इसलिए कि रेंज थोड़ी सी बड़ी होने के संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं। ऊपर की तरफ 19,750 19,815 ये पहली लेवल है रुकावट के लिहाज से। 19,835 से 19,900 की रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली भी आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी 45,550 45,700 पहला अच्छा मजबूत सपोर्ट जोन है। इसके ठीक नीचे 45,300 से 45,450 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहां पर आपको सारे शॉर्ट्स काटने चाहिए और लॉन्ग भी जरूर 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 करने चाहिए। ठीक है। ऊपर की तरफ 46,175 46,250 पहली रुकावट की जगह पार करके निकले, आगे टिके तो 46,350 से लेकर 46,500 की रेंज ऐसी है, 46,375 से 46,500, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों आपको आती हुई दिखेगी। गॉट इट सर, ठीक है। थोड़ी एफआईएस की पोजीशनिंग हल्की हुई है, पुट कॉल रेशियो हमने देखा सिग्निफिकेंटली थोड़ा निफ्टी पर तो स्पेशली कम होकर आया है। कैसे देखना है इन संकेतों? ये तो काम की चीज है, ये चाहिए ना। मंथली एक्सपायरी में जा रहे हैं, हल्के बाजार है, एग्जैक्टली। लंबे समय बाद थोड़ा सा 70% के नीचे एफआईएस का इंडेक्स लॉन्ग भी आया, तो ठीक है, डेटा कोई खराब है नहीं, विक्स भी हल्का फुल्का घट कर ही आया। अब आइए आपको स्टॉप लॉस दे दूं। इंट्राडे का स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखा है मैंने दीप, जानबूझ के। 19,700 का शुक्रवार का लो है, उसके नीचे जाने पर अपने को ज्यादा रिस्क नहीं रखनी है। अच्छा, 19,675, क्योंकि उसके बाद है ना जो नेक्स्ट सपोर्ट है ना, ज्यादा नजदीक है नहीं, ढंग का सपोर्ट 19,565 पे ही आता है। 19,600 के आसपास हल्का फुल्का सपोर्ट है, 100 125 150 पॉइंट की रिस्क और क्यों रखनी? और क्या रखना है? 19,700 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रख लेना है, तो क्लोजिंग 19,550 है। और जिनको बिल्कुल छोटा क्लोजिंग टाइट रखना नहीं, मुझे तो बिल्कुल मतलब ज्यादा रिस्क चाहिए नहीं, तो आप 1 2 3 4 5 दिन से 19,700 के ऊपर बंद हो रहे हैं, आप 19,700 भी रख सकते हैं। शुक्रवार को हमने 19,700 दिया था, आज 19,550 है। तेजी की पोजीशन में स्टॉप लॉस आपको हटाने की, सरकाने की, ऊपर नीचे करने की पूरी छूट है। आई डोंट माइंड, आप अपने हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। ठीक है। बैंक निफ्टी इंट्राडे 45,900, शुक्रवार को भी हमने 45,900 दिया था, 45,925 से घूम गया, आज भी वही रखना है, ज्यादा दूर का रखना नहीं, 250 पॉइंट दूर है, बहुत है। और क्लोजिंग 45,400 का आता है, दूर है स्टॉप, नजदीक है नहीं। अगर आप कोई और लगाना चाहे तो आपको छूट है। शॉर्ट साइड पे स्टॉप लॉस कोई हिलाएगा नहीं, जो दे रहा हूँ वही रखना है, हाँ, या नहीं हिलाने दूंगा। शॉर्ट साइड पे इंट्राडे और क्लोजिंग 20,000, बैंक निफ्टी पे इंट्राडे 46,500, क्लोजिंग 46,200, बस। ठीक है, गॉट इट। चलिए, ये है आपके सारे मौजूदा लेवल्स। नई पोजीशंस कैसे बनानी है? बेचना है निफ्टी 19,900 का ही स्टॉप लॉस लगाकर बेचिए, 19,750 पे आप बंद हुए, तो शुक्रवार का हाई 19,887 का है, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर बेच दीजिए। नीचे के टारगेट 19,700 600 दो छोटे टारगेट, 565 525 दो मीडियम टारगेट, 500 और 435 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। जो लोग खरीदना चाहते हैं 19,500 19,565 की रेंज में जरूर खरीदने की कोशिश करें। 19,600 के आसपास मूड बनाए कि लेना चाहिए या रुकना चाहिए। 19,565 500 तो मैं कंफर्टेबल हूँ एकदम, इस रेंज में लेना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का दे रहा हूँ, सोच समझ के दे रहा हूँ, यही लगा के लीजिएगा। 19,375 टारगेट जो बनेंगे 19,600 700 दो छोटे टारगेट है, 750 815 दो मीडियम टारगेट है, 835 से लेकर 875 तक के फाइनल टारगेट के लिए। ठीक है, डन सर। बेचना चाहते हैं बहुत ही बढ़िया, जरूर बेचिए निफ्टी। ओह सॉरी, ये तो हाँ, ये तो हो गया, हाँ, बाय और सेल दोनों हो गया आपने। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पहले खरीदने की राय 45,500 45,700 550 700 की रेंज में अगर बैंक निफ्टी आता है तो लेना चाहिए वहां पर। आई डोंट नो आएगा नहीं आएगा, वैसे तो चांस कम है क्योंकि बैंकिंग शेयरों में नंबर्स ठीक है, उस हिसाब से ज्यादा घटेंगे नहीं। निफ्टी अगर मूड खराब करा आए तो, नहीं तो नोट करके छोड़ दो। ठीक है, गॉट इट। 45,400 का स्टॉप लॉस है, 45,900 46,000 दो छोटे टारगेट, 46,075 46,175 दो मीडियम टारगेट, 46,250 46,350 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी।
जो लोग बेचना चाहते हैं 46,175 पे मूड बनाए, 250 से 350 की रेंज में बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस 46,500 का होगा। टारगेट जो बनेंगे 46,075, 45,925 दो छोटे टारगेट है, 45,700 650 दो मीडियम टारगेट, 45,550 450 और 400 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिग वाली। बैंक निफ्टी में दोनों ही रेंज ऊपर की थोड़ी थोड़ी दी है, रेंज से दी है, रेंज में ही लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। और बैंक निफ्टी 45,900 के नीचे ट्रेड करेगा तो ही कमजोरी का संकेत आएगा। 45,900 के ऊपर जब तक है तब तक बढ़िया ही है। 46,200 के ऊपर निकलेगा तो मजबूती का संकेत आएगा, अदरवाइज ये नो ट्रेड जोन में इधर से उधर पास देते रहेंगे, गोल होगा नहीं, गोल नहीं होगा। 0-0 से मुकाबला बराबरी पे छूटा ये आएगा। अच्छा, क्या वो कल फिर बारिश हुई थी वापस मैच का क्या हुआ? उसके बाद मैंने किसी ने भी नहीं देखा। अच्छा, कुशल से पूछेंगे, तब तक तो पता चल जाए। अपडेट ले लेंगे। बारिश हो गई थी, रोहित शर्मा साहब आउट हुए और उसके बाद बारिश हो गई जी। ओके, बैन लिस्ट में बदलाव है। आरबीएल जो नतीजों पर भी रिएक्ट करेगा, बैन से भी बाहर आ गया तो इंटरेस्टिंग रहेगा इस स्टॉक के लिए। और बैन में बने हुए हैं बलरामपुर, पीएनबी, एल&टी फाइनेंस, डेल्टा कॉर्प, मनापुरम और इंडिया बुल्स हाउसिंग। तो एक स्टॉक बैन से बाहर है, फ्रेश एंट्री किसी की नहीं हुई है। कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वायदा कारोबार क्या सर? कोई खास नहीं दीप, 19,800 के ऊपर निकल के ट्रेड करेगा तो ही कम मजबूती का पहला संकेत आएगा। 19,800 के पुट पर 81 लाख शेयर हैं, कॉल्स पे 1 करोड़ 3 लाख शेयर हैं। तो 50 पॉइंट बढ़े तब तक आप मजबूत नहीं है, 50 पॉइंट घटे तब तक आप कमजोर नहीं। 19,700 के नीचे से कमजोरी फील कीजिए, 19,800 के ऊपर से मजबूती फील कीजिए और इस रेंज में टाइम पास कीजिए। बैंक निफ्टी में कोई भी डेटा ऐसा खास है नहीं। 46,000 के पुट पर 35 लाख शेयर है, 46,000 के नीचे थोड़ी कमजोरी, 46,200 के ऊपर थोड़ी बेहतर, बस। गॉट इट सर। आइए, स्टॉक्स यहाँ पर रहेगा भरपूर एक्शन। पहले जानते हैं अनिल जी से आज का स्टॉक ऑफ डे। जी सर। आमतौर पर कैश मार्केट के स्टॉक्स कम देखने को मिलते हैं, लेकिन आज क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, ये वो स्टॉक जिसको मैंने स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर गजब की परफॉर्मेंस, मेरे ख्याल से बैंकिंग स्टॉक में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की आई है। 1,300 के स्टॉप लॉस से खरीदना है। कैश का स्टॉक है 1,340 1,355 दो छोटे टारगेट हैं, 1,375 1,395 दो बड़े टारगेट है। एसेट क्वालिटी बेहतर होकर आई है, ठीक है। आरओई दोनों बहुत बढ़िया हुए हैं। कलेक्शन एफिशिएंसी जबरदस्त है। क्रेडिट कॉस्ट कम करने में कामयाबी मिली है, जो बाकी एयू स्मॉल फाइनेंस को उससे नहीं हो पा रही है, वो इन्होंने कर दिया है। मतलब किसी भी लिहाज से आप देखें दीप, बहुत ही मजबूत ग्रोथ आई है। और हालांकि स्टॉक 3 महीने में 30% बढ़ा जरूर है, लेकिन अब भी आज के लिए आराम से 4-5% या इससे ज़्यादा भी बढ़ जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। तो बहुत दमदार नंबर से स्टॉक ऑफ द डे। ठीक है। दूसरा स्टॉक ऑफ द डे हमारा ऑल टाइम फेवरेट डीएलएफ की फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 490 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, 510-520 के टारगेट के लिए। और डीएलएफ के नंबर्स वैसे देखेंगे तो आपको नंबर्स ऐसे तोड़फोड़ नहीं है कि मतलब ऐसा नंबर देख के आपको ऐसा हो कि अरे ये तो बहुत ही गजब है। लेकिन डीएलएफ के नंबर्स के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि मुंबई के मार्केट में इन्होंने फिर से एंट्री करने की मंशा जाहिर की है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि डीएलएफ जिस स्पेस में है, प्रीमियम सेगमेंट में, उसके लिए जो प्राइसिंग पावर मुंबई में मिलेगा वो शायद उनको दिल्ली, नोएडा वहां पर ना मिले। सो आई थिंक एनसीआर से बेहतर मार्केट इनके लिए हो सकता है। और एक प्रोजेक्ट इन्होंने अनाउंस भी किया है जॉइंट डेवलप करने के लिए आज से। तो मुझे लगता है कि कुछ बड़ा डीएलएफ यहाँ एंट्री करके बिजनेस एक्सपांड कर सकता है। यहाँ मुंबई की और महाराष्ट्र की जो डिमांड है बहुत ही स्ट्रांग है। बाकी नंबर्स तो ब्रॉडली जो जैसे उम्मीद थी वैसी है। कस्टमर कलेक्शन 48% बहुत बढ़िया है, नए लॉन्चेस बहुत बढ़िया है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो 800 करोड़ के आ रहे हैं। सो आई थिंक हर एक लिहाज से डीएलएफ बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और हमारा ऑल टाइम फेवरेट है ही। आई थिंक ट्रेडिंग के लिहाज से 510-520 का टारगेट रखें। चलिए, तो बड़ा एक्शन आपको इन दोनों स्टॉक्स में आ सकता है, स्टॉक ऑफ द डे में रखनी है नजर। वैसे सर बाकी नतीजों की तरह रिव्यू है ना? हाँ बिगुल, हाँ बिगुल चाहिए ऐसा थोड़ी। जी सर। हमारा ऑल टाइम फेवरेट पेटीएम, बहुत ही दमदार शानदार परफॉर्मेंस है। लगातार चौथा क्वार्टर है दीप जब ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत मजबूत आई है। और सबसे बढ़िया बात यह कि एक तो परफॉर्मेंस अच्छी है और दूसरा गाइडेंस बढ़िया है, ठीक है। पहली चीज़ तो जो एबिटा लॉस था 635 करोड़ से घटकर 292 करोड़ पर आ गया है, यानी कि जल्दी एबिटा पॉजिटिव होने की तैयारी में है। दूसरा ये कि नेट कैश फ्लो जो इनके हैं, कंपनी का कहना है कि इस साल के अंत तक कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि पैसा उड़ाएंगे नहीं, पैसा कमाएंगे। ये बड़ा पॉजिटिव है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी सारे परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो अच्छा ही है। 3 महीने में 28-30% बढ़ा हुआ है।
हमारी तो राय 550-535 रुपये से लगातार खरीदारी करने की है। आज भी बढ़ेगा, लेकिन आज बढ़ेगा अगर 4-5% बढ़े तो आज नहीं खरीदना है। अच्छा। और आपके पास पुराना लिया तो प्रॉफिट बुक करना है। हाँ, ध्यान से सुनिए, जब पुराना हमारे बोलने पे लिया तो प्रॉफिट बुक करना है आपको। आज प्रॉफिट बुक करना है। अच्छा। हाँ, ऊपर में प्रॉफिट बुक करना है, वापस नीचे मिलेगा लेने का है, फिर से ले हाँ। लेंगे। तो ये 3 महीने में आपको इतना बढ़िया, जब से बायबैक अनाउंस किया है तब से स्टॉक में बढ़िया तेजी हुई है। अब प्रॉफिट बुक करने का भी टाइम, नथिंग रॉन्ग है, आप आराम से रखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लेकिन कहीं तो प्रॉफिट बुक करेंगे ना, तो ऊपर में प्रॉफिट बुक करके वापस नीचे आपको मिले 5-7-10% जब भी अगले 2-4 हफ्तों में, तो फिर से 10% नीचे, 15% नीचे लेवल तो आप बता ही देंगे। सब आता है मार्केट, ये मार्केट में बेचा हुआ माल भी मिलता है, लिया हुआ माल भी बिकता है। पेशेंस आप में होना चाहिए, टाइम आपके पास होना चाहिए, खड़े रहने की ताकत होनी चाहिए, है ना। वही बात। हाँ, तो इसलिए और आप तो प्रॉफिट शॉर्ट थोड़ी कर रहे हैं, प्रॉफिट वाले ही बेच रहे हैं। और अगर समझो 900 रुपये में आपने बेच भी दिया, तो भाई जो 900 में ले रहा है उसको भी तो कमाने दो, दुनिया भर का धन आपको ही चाहिए। रिकमेंडेड लेवल से तो डबल ही है, 550 से 900 हो रहा है, तो क्या मतलब पूरा अपने को ही चाहिए, बाकी कोई नहीं कमाए। टॉप पे अपन ही बेचेंगे, बॉटम पे अपन ही लेंगे, ऐसा काम होता नहीं। इसलिए प्रॉफिट भी बुक करते चले, बाकी नंबर सच्चे। 1-2 इंटरेस्टिंग नंबर है जो दीप जल्दी से मैं बता दूं आपको। आईजीएल के नंबर्स भी बढ़िया नजर आ रहे हैं, वेदांता के नंबर्स वीक हैं और डेट बढ़कर आया है, तो वेदांता थोड़ा सा दबाव में रह सकता है। रिलायंस के नंबर मिले जुले हैं, कोई खास ऐसी दमदार परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन 3% स्टॉक कमजोर इसीलिए था, हो सकता है थोड़ा बहुत और नीचे खुल जाए, बट काफ़ी कुछ लार्जली प्राइस में आ चुके हैं उसके खराब नंबर्स, बाकी सब ठीक है, और तो अदरवाइज ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, ठीक है। चलिए, मज़ेदार रहने वाला है ये ट्रेडिंग डे आज के लिए। आइए, और स्टॉक्स और खबरें, ब्रोकर रिपोर्ट सारी जानते हैं हमारी टीम के साथ। नुपुर, अरमान और साथ ही आशीष हैं हमारे साथ तैयार। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स, नतीजे कौन सी लेकर आए? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले टाटा स्टील के आज नतीजा आने वाले, तो ये स्टॉक फोकस में रहने वाला है। एफएनओ से एचडीएफसी, एएमसी, टीवीएस मोटर्स, कैनरा बैंक, एसआरएफ के आज नतीजे आएंगे, तो ये सारे के सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। कैश में एक लंबी लिस्ट आपको नजर आएगी, जैसे कि आईडीबीआई बैंक आपको दिखेगा, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, महाराष्ट्र स्कूटर जैसे कुछ नाम है जिनके नतीजे आज आने वाले हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के भी आज नतीजे आते दिखेंगे, तो ये सारे के सारे स्टॉक्स आज कैश में जो नतीजे आएंगे उसके चलते फोकस में रहेंगे। फेडरल बैंक की बोर्ड बैठक के क्यूआईपी के जरिए प्राइस जो इशू प्राइस है उस पर विचार करने वाली है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। ईएसएम फ्रेमवर्क में बदलाव जो है वो आज से लागू हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी रखनी है नज़र। सर्विस चार्ज जिसकी जो सुनवाई चल रही है दिल्ली हाई कोर्ट में, वो आज वहाँ पर अगली सुनवाई आज होने वाली है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है मार्केट के लिए, तो यहाँ पर भी रहने वाली है नज़र। रिलायंस, फटाफट नंबर्स बता देती हूँ, मिले जुले नतीजे रहते। कंपनी की आय अगर देखें तो 2.5% से गिर कर आई है। मार्जिन हालांकि इंप्रूव होकर आए हैं, अनुमान से भी बेटर आपको नजर आएंगे। 17% का अनुमान था, 18% के आसपास आते दिखे। जियो की परफॉर्मेंस इनलाइन दिख रही है। ओटीसी ऑयल एंड गैस की बात करें तो यहाँ पे कमजोरी आती हुई नजर आई है, लेकिन रिटेल की तरफ से आउट परफॉर्मेंस थी, यहाँ रिटेल सेगमेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। वेदांता, ऑपरेशनली आपको नंबर्स कमज़ोर दिख रहे हैं, कंपनी की आय भी 13% से गिर कर आई है। मार्जिन 22% का एस्टिमेट था, 19% के आसपास आते दिखे, लेकिन एक्सेप्शनल गेन था 1780 करोड़ का, जिसके चलते जो मुनाफा है वो इन्फ्लेटेड होते हुए नजर आया, हालांकि वो भी आपको अनुमान से कम ही नजर आएगा एडजस्टेड बेसिस पे। इसके अलावा आईजीएल यहाँ पे अनुमान से बेटर आपको नतीजा आते हुए नजर आया। कंपनी की आय देखे तो करीबन 8% गिर गए, लेकिन अनुमान से फिर भी बेटर है। कामकाजी मुनाफा भी देखे तो 38% की ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन 17% का अनुमान था, 19% के मार्जिन आए और मुनाफा भी अकॉर्डिंगली बढ़कर ही आया है। हालांकि वॉल्यूम्स में भी आपको सीएनजी वॉल्यूम्स में 2% की ग्रोथ दिखेगी, तो आईजीएल भी आज अच्छे नतीजों के चलते फोकस में रहने वाला है। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजों का तो पूरा रिएक्शन आएगा ही। अरमान, बताएं कैश के भी ढेर सारे नतीजे आए ओवर द वीकेंड। जी, कई सारे नतीजे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें आरती ड्रग्स की, तो यहाँ पर नतीजे जो हैं बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 6% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 10.8% से बढ़कर जो मार्जिन्स आए 12.7% के आसपास आते हुए दिखे, और मुनाफे में भी आपको 37% का उछाल दिखेगा। उसी के साथ साथ अपडेट ये भी है कि कंपनी ने लगभग 60 करोड़ का जो बायबैक है उसको मंजूरी दे दी है। 900 के भाव पर जो है वो बायबैक को मंजूरी देते हुए दिखे, जो मौजूदा भाव देखेंगे तो लगभग 76% प्रीमियम के आसपास है, और टेंडर रूट के जरिए जो है ये बायबैक किया जाएगा, और इसकी रिकॉर्ड डेट 4 अगस्त 2023 जो है
बायबैक के लिए रिकॉर्ड डेट तय की गई है। यस बैंक यहाँ पर अगर आप बात करें तो प्रोविजंस यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, निम्स इनके डिक्लाइन हुए हैं, पर एनआईआई प्रॉफिट देखेंगे वहाँ पर आपको ग्रोथ दिखेगी। एनआईआई लगभग 8% बढ़कर आए हैं। प्रोविजंस में आप अगर आप देखें वाई अगर आप देखें तो बढ़िया ज़्यादा ही ग्रोथ दिख रही है। लगभग 175 करोड़ के जो प्रोविजंस थे वो बढ़कर 360 करोड़ के प्रोविजंस हो गए हैं और निम्स जो है वो 2.8% से गिरकर 2.5% आ गए हैं क्यों अगर आप देखें तो। तिरुमलाई केमिकल्स की बात करें तो आय लगभग 16% गिरकर आई है। मार्जिन्स में यहाँ पर बड़ी कट होती है, 15.5% से गिरकर 7.3% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी लगभग 80% के आसपास की आपको गिरावट दिखेगी। तेजस नेटवर्क यहाँ पर आय लगभग 49% बढ़ी है। कामकाजी अगर आप घाटा देखेंगे तो वो बढ़कर आया है, 7 करोड़ से बढ़कर लगभग 46 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पर आता हुआ दिखा है। साइन डीएलएम नतीजा आपको ओवरऑल अगर आप देखें तो बढ़िया दिख रहे हैं, पर मुनाफा जो है वो यहाँ पर आपको जो है कम होता हुआ दिखा है क्योंकि आय लगभग 28% के आसपास बढ़ी है। मार्जिन 6.7% से बढ़कर 9.2% के आसपास आते हुए दिखे हैं और मुनाफा कम इसलिए हुआ है क्योंकि अगर आप देखें अदर इनकम जो है वो 8.4 करोड़ से कम होकर लगभग 1 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी है, इसलिए आपका इबिट्टा बढ़ा है पर फिर भी जो मुनाफा है कम होता हुआ दिखा है। सीएमएस इन्फोसिस्टम यहाँ पर अगर आप देखें नतीजा आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 13% बढ़ी है। मार्जिन्स की बात करें 27.3% से बढ़कर लगभग 29% के आसपास आती हुई दिखी और मुनाफे में भी 22% का उछाल दिखेगा। और अंत में टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करें तो नतीजे आपको काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। आप आय देखें लगभग 2 गुना से ज़्यादा जो होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे की बात करें 2.6 टाइम्स होता हुआ दिखा है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट है, 9.3% से बढ़कर 11.7% के आसपास जो है मार्जिन्स आते हुए दिखे हैं। और अगर आप मुनाफे की बात करें जो कंटिन्यूड ऑपरेशन से, वहाँ पर भी आपको लगभग अगर आप देखें जो 22 करोड़ से जो मुनाफा था वो लगभग 62 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा। और कुछ खबरें भी हैं नुपुर आपके पास, बताएं इनके बारे में। बिल्कुल, सबसे पहले एमसीएक्स जहाँ पे जी बिजनेस की खबर का बड़ा असर होते हुए दिखा है। एमसीएक्स पे अक्टूबर क्रूड का जो ऑप्शन लॉन्च कर दिए गए, आज से जो है वो कारोबार शुरू हो जाएगा, तो एमसीएक्स पे रखनी है नज़र। बायोकॉन के लिए थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ आती हुई दिखी है। बायोकॉन बायोलॉजिक्स की जो फैसिलिटी है यूएस एफडीए की, वहाँ पे जाँच पूरी हो चुकी है। मलेशिया में ये फैसिलिटी है 10 से 20 जुलाई के बीच हुई थी और 8 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे आते हुए नजर आए। और बिंदु फार्मा के लिए भी नेगेटिव खबर है क्योंकि यूएस एफडीए ने जो तेलंगाना फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसकी जाँच पूरी की है और 3 आपत्तियां यहाँ पर भी जारी हुई है। ऑब्जर्वेशन पोजीशन है, तो ये भी स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। लुपिन पे नज़र रखनी है क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ आती दिखी है कंपनी के लिए। एड्स और एचआईवी में जो दवा इस्तेमाल होती है उसके लिए अब यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई है। दवा को भारत के नागपुर फैसिलिटी में बनाया जाएगा, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। एचसीसी और एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एलएनटी फाइनेंस के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि लवासा की बकरी के लिए एनसीएलटी मुंबई ने अब मंजूरी दे दी है। बैंक्स और लेनदार को करीबन 930 करोड़ मिलेंगे, तो पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर बैंक्स के लिए आती हुई दिखी है। एसजेवीएन पे भी रखनी है नज़र क्योंकि कंपनी की जो सब्सिडी है उसको एक नया ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। 1200 मेगावाट प्रोजेक्ट की जो लागत है वो करीबन 7000 करोड़ के आसपास की है। 18 महीनों में इस प्रोजेक्ट को कमीशन किया जाएगा, तो एसजेवीएन पर भी रखनी है नज़र। आईआरबी इंफ्रा, जहां पे आईआरबी इंफ्रा ट्रस्ट राइट इशू के जरिए करीबन 2862 करोड़ तक जुटाएगी, तो यहाँ पर भी राइट्स इशू के चलते स्टॉक फोकस में रहेगा। राइट स्टॉक्स भी आज फोकस में रहने वाले हैं कि आरबीएल एलटी फूड्स पे रखनी है नज़र क्योंकि अमेरिकी बाजार में जो चावल की पैनिक बाइंग आई है जिसके चलते वहाँ पर कीमतें बढ़ती हुई नजर आई है। यूएस के सुपरमार्केट में जो वहाँ पे हुआ है पैनिक बाइंग हुई है जिसके चलते प्राइस काफ़ी हाइप होते हुए वहाँ पर नजर आया। बल्क डील में रियलटेल कॉर्पोरेशन क्वांट म्यूचुअल फंड ने करीबन 30 लाख शेयर्स खरीदे और जो डील साइज है करीबन 35 करोड़ के आसपास की, तो रियलटेल कॉर्पोरेशन पर भी रखनी है नजर। खबरों और फंड एक्शन का तो भरपूर एक्शन आपको स्टॉक्स में दिखेगा। आइए ब्रोकरेजेस का क्या कहना है ये भी जान लेते हैं। एफआईआर मॉर्निंग आशीष, पहले टॉप रिपोर्ट्स के बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे और सबसे ज़्यादा बुलिश यही नजर आ रहे हैं क्योंकि जो लक्ष्य उन्होंने 2696 से बढ़ाकर 3040 कर दिया। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली भी देखें तो इन्होंने 3000 का टारगेट दिया है। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी के राय दे रहे हैं, लक्ष्य इन्होंने 2605 से बढ़ाकर 2725 कर दिया है, लेकिन मैक्वायरी का व्यू बदलता ही नहीं है। अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और 2100 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। करीब 2540 की क्लोजिंग चल रही है। हालांकि जेपी मॉर्गन की कमेंट्री खास है, मान रहे कि डाउनग्रेड की साइकिल अब पीछे छूट चुकी है। एबिटा के एस्टिमेट्स में इन्होंने 1.5 से लेकर 4% की बढ़ोतरी की है, लेकिन ईपीएस के अनुमान में अगर आप देखें तो 3 से लेकर 5% की कटौती की है। मान रहे आगे जाके टैक्स रेट हायर देखने को मिल सकता है।
इसका एक इम्पैक्ट है। ICICI बैंक यहाँ पर भी सबकी नजर रहेगी, ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं मुझे JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग के साथ 1350 का टारगेट दिया है, पहले 1275 रुपये का लक्ष्य दिया करते थे। CLS से खरीदारी की राय दे रहे हैं और 25 रुपये से लक्ष्य इन्होंने भी बढ़ाया। जेफरीज भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, सिटी, गोल्डमैन सैक्स, नोमेरा सबके सब खरीदारी की राय दे रहे हैं। CLS से मान रहे हैं पूरे सेक्टर में अगर आप देखें तो टॉप पिक है। और JP मॉर्गन का मानना यह है कि जो मुनाफे का आंकड़ा है इनके अनुमान से 7% बेहतर देखने को मिला है। एक और बैंकिंग स्टॉक रडार पर रहेगा सबके, कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो रिपोर्ट्स हैं ढेर सारी। मॉर्गन स्टैनली इक्वल की रेटिंग को बरकरार रखा और जो लक्ष्य है इन्होंने 2235 से बढ़ाकर 2250 कर दिया है। JP मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं। वहीं गोल्डमैन सैक्स अगर आप देखें तो खरीदारी की राय को बरकरार रखा और लक्ष्य 2505 से बढ़ाकर 2624 कर दिया है। 1970 की क्लोजिंग चल रही है। इसके अलावा JSW स्टील यहाँ पर JP मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखें, 630 से लक्ष्य को बढ़ाकर 730 कर दिया है। हालांकि स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, 786 के आसपास का भाव चल रहा है और मान रहे हैं कि डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस जो है काफ़ी हद तक बॉटम आउट हो चुके हैं। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग दे रहे 580 रुपये की लक्ष्य लो, जेफरीज भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है। यानी तीनों रिपोर्ट्स में एक भी ब्रोकरेज हाउस ऐसा नहीं है जिसने करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा टारगेट दिया हो। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर भी खास नजर रखनी है, नतीजों का इम्पैक्ट है। CLS से रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं 7900 रुपये के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी, 9300 रुपये का टारगेट दिया। JP मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग दी, लेकिन जो लक्ष्य है उन्होंने 7020 से बढ़ाकर 7355 कर दिया। 8119 की क्लोजिंग चल रही है। ये मान रहे कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो तो काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन मार्जिन वो थोड़े से निराशाजनक देखने को मिले और वैल्यूएशन महंगे, इसके चलते स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट है। ओके, तो ये तो रही टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु HDFC लाइफ CLS से रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं, 680 का टारगेट दिया। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य जो इन्होंने 770 से बढ़ाकर 800 कर दिया है। सिटी न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, 700 रुपये से का टारगेट दिया और नोमेरा ने खरीदारी की राय दी और लक्ष्य 660 से बढ़ाकर 800 कर दिया। 647 की क्लोजिंग चल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो IGL यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है। CLS से खरीदारी की राय दे रहे हैं 600 रुपये के टारगेट के लिए, 494 की क्लोजिंग चल रही है। ये मान रहे कि एबिटा पिछले क्वार्टर के मुकाबले सीक्वेंशियली 38% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली। मान रहे कि वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो ये मल्टी ईयर लो पर चल रही है, काफ़ी निराशाजनक वॉल्यूम इन्हें यहाँ पर नजर आई। सिटी खरीदारी की राय दे रहे 560 के टारगेट के लिए। जेफरीज ने भी खरीदारी की राय दी है। वेदांता यहाँ पर अगर आप देखें तो रिपोर्ट आई है सिटी की तरफ से, जहाँ पर डबल डाउनग्रेड आ गया, न्यूट्रल से सीधे बिकवाली की राय है और जो लक्ष्य है वो 240 से घटाकर इन्होंने 225 कर दिया। 278 के आसपास का भाव चल रहा है। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 965 से इन्होंने घटाकर 925 रुपये कर दिया है। अशोक लेलैंड यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 182 के टारगेट के लिए, बिल्कुल इसी की क्लोजिंग चल रही है। जेफरीज भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, 215 से लक्ष्य बढ़ाकर 225 रुपये कर दिया है। पेटीएम यहाँ पर CLSA ने 850 से लक्ष्य बढ़ाकर 1050 कर दिया, यहाँ पर फोकस रखेंगे। और अंत में क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, यहाँ पर दमदार रिपोर्ट्स आई है नोमेरा और CLSA की तरफ से, जहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों ब्रोकरेज हाउस ने 1600 रुपये के बड़े टारगेट्स दिए। ओके, तो ढेर सारी रिपोर्ट्स है, वीकेंड पर ढेर सारे रिजल्ट्स भी और आशीष रहे पूरी तरह से बिजी। आइए, हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार और हफ्ते की शुरुआत में वक्त है पिक ऑफ द वीक का। कुणाल जी के साथ कुल्हड़ वाली ताजा तरोताजा नहीं, चाय पीने के बाद तरोताजा होते हुए बंसल जी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। बंसल जी बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, एकदम शाइनिंग ब्राइट कलर्स। थैंक यू वेरी मच अनिल जी। देखिए अनिल जी, छाए हुए तो आप हैं आज। अनिल जी मैं थोड़ा सा लेट हुआ हूँ और मुझसे पहले कुणाल जी जुड़े हैं और इसका कारण है अनिल जी आप। कैसे? अनिल जी वो जो हमको टमाटर देता है ना अनिल जी डिस्काउंट में, उसने रोका आज सुबह मुझे ब्लॉक से आते हुए और जबरदस्ती एक शेर सुनाया अनिल जी। उसने बोला सुबह शाम हम पीते हैं चाय, सुबह शाम हम पीते हैं चाय और शुक्रवार को गोली हुए, दोपहर को चुपचाप गोली हुए। अनिल जी आ जाए हमारे बीच, ऐसा अनिल जी वो अपनी मतलब की भाषा में बोल रहा था अनिल जी। बहुत ही मतलब कि आपको टीवी लगा रखा है छोटा अनिल जी, यूट्यूब पे देखता है वो। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए एक बार उनको शेर वेर के मामले में सुमित जी से ट्यूशन करवाई जाए। बाकी भावनाएं तो अच्छी है, शेर का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। धन्यवाद, मेरा उनको भिजवा दे बंसल जी, धन्यवाद। अच्छा, मैं फ्राइडे को नहीं था दोपहर में? हाँ, अच्छा, ओ सेकंड हाफ में नहीं थे जी अनिल जी। आप नोटिस कर तभी निफ्टी भी गिरा था अनिल जी। ओके, धन्यवाद बंसल जी। बताएं सर, पिक ऑफ द वीक।
अनिल जी मेरा थोड़ा सा चेंज है, पिक ऑफ द वीक नहीं अनिल जी, मैं पिक ऑफ द सीरीज दे रहा हूँ। मेरे पास मतलब कि अब जरूरी नहीं होता अनिल जी, फ्राइडे को जब नई सीरीज शुरू होगी हाँ। तब अच्छे वाला स्टॉक हो, तो मेरा जो स्टॉक है इसको ही पिक ऑफ द सीरीज मान लेना चाहिए। Okay. अगर दूसरा पिक ऑफ द सीरीज होगा तो फ्राइडे को नया दूंगा, एल्स इसी से कंटिन्यू करूंगा। और इस स्टॉक पे अनिल जी अभी तक काफी समय से किसी ने खरीदारी की राय नहीं दी है। स्टॉक है वोडाफोन आइडिया, नेगेटिव न्यूज पे गिर नहीं रहा है, और हमारे जैन साहब ने भी और कुणाल जी दोनों 200 दिन की मूविंग एवरेज देखते हैं। डेली चार्ट पर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। वीकली चार्ट पर कुणाल जी का कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, 7 रुपए 85 पैसे के अराउंड चल रहा है। 7 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के बाय एंड होल्ड की राय है। 10 रुपए के लेवल्स अगर आते हैं तब रिव्यू करेंगे। और एक सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है, गुजारिश है, कैश सेगमेंट में खरीदारी की राय है। एफएनओ का लॉट साइज 80,000 का है, तो अपनी क्षमता अनुसार थोड़ा थोड़ा अपनी क्षमता अनुसार कैश में खरीदें। ओके, आइडिया ये है वो स्टॉक जहां खरीदारी करने की राय पिक ऑफ द सीरीज के तौर पर अभी से आती हुई बंसल जी की तरफ से। कुणाल जी सुप्रभात, बताइए सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी जिस तरह का शेयर अभी अभी पढ़ा हमारे बंसल जी ने अनिल जी, उस तरह का शेयर तो नहीं है। लेकिन अनिल जी एक बात है अनिल जी, आपने अनिल जी वो जो वीडियो डाला अपना छतरी उड़ाकर अनिल जी, आप जो बारिश में झूमते हुए नजर आए अनिल जी, तो अनिल जी उससे बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लेक्स हो गया अनिल जी। जो हम में से ऐसे लोग हैं जो कि वैसे तो बड़े हो गए लेकिन अभी भी बच्चों जैसा मन है, उनको भी कॉम्प्लेक्स हुआ अनिल जी। और जो बच्चे हैं जो बड़े होकर अब एनालिस्ट बन गए हैं, उनको भी कॉम्प्लेक्स हुआ अनिल जी। तो सारी बिरादरी को कॉम्प्लेक्स हो गया अनिल जी। अपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए बारिश का आनंद ले। हाँ, जितनी देर भीग सके उतनी देर भीगे। ऐसा नहीं कि अनिल जी भीगे इसलिए सबको भीगना चाहिए, लेकिन जितना भीग पाए तो भीगना तो चाहिए। व्यू बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत ही सुंदर जगह है वो, बादलों के बीच में, बहुत ही बढ़िया। तो ऐसा वीकेंड, इसीलिए मैं आधा दिन थोड़ा जल्दी भाग गया था शुक्रवार को। धन्यवाद कुणाल जी, बताएं सर। अरे जी खरीदारी की राय है, और अरे जी खरीदारी की राय है जोमेटो पर, जिस पर आपने भी पहले खरीदारी की राय दी है। जोमेटो के चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ, 2-3 दिन का करेक्शन हुआ, शुक्रवार को वापस से ट्रेंड रिजम्पशन होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि अनिल जी इस सप्ताह जोमेटो में आपको तेजी बनते दिखेगी। तो पिक ऑफ द वीक है जोमेटो, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें और 78 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी की राय है। पहला टारगेट, छोटा टारगेट 85 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 88 रुपीज का। तो 88 तक मुझे लगता है कि जोमेटो को सीधा जाना चाहिए, खरीदारी की राय। बिल्कुल, और आज वैसे भी पेटीएम के मजबूत नतीजों के बाद ई कॉमर्स कंपनियों पर थोड़ा सा एक्शन फोकस देखने को रहेगा। मिल भी सकता है। जोमेटो से भी आप अच्छे नतीजों की उम्मीद कर ही सकते हैं। हमारी भी लगातार खरीदारी की राय है। टारगेट 100 और 120 के इन्वेस्टर्स के लिए जोमेटो पर इंटैक्ट है, बिल्कुल बनाए रखें। मेहुल कोठारी साहब का किया जाए स्वागत। गुड मॉर्निंग सर, पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। अनिल जी ऐसा लग रहा है 2 से 5 मिनट पहले ज्वाइन करना चाहिए था, बिकॉज आज का जो मेरा पिक फॉर द वीक है, बिल्कुल मैं बंसल जी से सहमत हूँ। मेरा भी आइडिया ही पिक ऑफ द वीक है। जी हाँ, जी हाँ। और जो भी टेक्निकल पैरामीटर्स तो उन्होंने कहे, तो मैं टेक्निकल्स कुछ नहीं बोलूंगा, बट ओपन इंटरेस्ट की मैं बात करूंगा। बहुत ही ज्यादा बिल्टअप हुआ है रिसेंटली और वॉल्यूम्स के साथ हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काउंटर कुछ करने की तैयारी में है। मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा है, 7.10 का, ऑलमोस्ट सेम है। टारगेट मेरा 9.5 का रहेगा वोडाफोन आइडिया में। क्या बात है, सरप्राइजिंगली जहाँ कभी किसी की नजरें इनायत नहीं होती, आज दो मतलब शायर एकदम एक ही आइडिया पर शायरी करने के मूड में। ओके, चलिए, बंसल जी और मेहुल जी दोनों को पसंद है आइडिया। जैन साहब को क्या पसंद है जान लिया जाए। जैन साहब सुप्रभात, बताएं सर। यस, द लिस्ट इज लॉन्ग अनिल जी। वेरी गुड मॉर्निंग। हमने मिस किया आपको फ्राइडे को, और आपने पिक्चर्स दिखा के तो वाकई में और ज्यादा वो कर दिया, हमें जला दिया। जब भी आया बहुत ज्यादा था। आप बहुत कॉन्शियसली अनिल जी कपड़े भी एकदम राइटली पहने हुए थे। बारिश में भीगने के लिए क्या दिमाग नहीं लगाया कि ना भीगने चले जाओ, ठीक है, आपने देखे एकदम राइटली पहने हुए थे। नहीं, भीगने का मूड तो बाद में बना था, बारिश देखने के बाद। पहले भीगने के मूड से नहीं। हाँ, प्रोएक्टिवली आप मतलब पहले ही राइटली इन्वेस्टेड थे इन क्लोथ्स। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। बताएं सर। चलिए, मैं जो शाम को, फ्राइडे शाम को जो शो होता है उसमें मैंने 3 पिक्स दिए थे। तो टीवीएस मोटर्स जो मैंने एफएनओ पिक के तौर पे दिया, केआरबीएल मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे दिया था, और एमपीएस जो कि जेम स्टॉक है और मैंने मई में ही दिया था, वहां पे भी टारगेट अचीव हुआ, तो इसलिए मैं इस बार जेम स्टॉक में नहीं लाके मैंने बोला लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे फिर एमपीएस दे दिया जाए, बेहतरीन कंपनी है क्या, तो वो मेरा लॉन्ग टर्म पिक था। फिर अब जो मैं इस हफ्ते के लिए जो स्टॉक्स देना चाह रहा हूं, गेल है। मुझे ऐसा लगता है कि पीएसयू स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए।
जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस है और आगे भी आउट परफॉर्मेंस दिखेगा। तो गेल में दे रहा हूं वापस से, और ये मैंने पिक ऑफ द वीक जनरली हमारे क्लाइंट्स को भी, हमने सैटरडे को जो न्यूज़लेटर निकलता है या मैं एक यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड करता हूं, तो उस पे मैंने डाला था कोरोमंडल फर्टिलाइजर स्टॉक्स में थोड़ा वापस से माहौल बन सकता है। कोरोमंडल इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, और मैरिको अगेन ये भी एक अच्छा लगता है, और कैम्प्स कैश मार्केट में अगर एक स्टॉक देखें तो कैम्प्स है, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस सिस्टम्स। तो मुझे वैसे भी ये मार्केट इंटरमीडिएरीज और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियां बढ़िया लगते हैं, तो ये स्टॉक एक वहां से है। सो ओवरऑल एक डिस्क्लेमर भी साथ में दे दूं कि ये सारे स्टॉक्स हमने क्लाइंट्स को रेकमेंड किए और पास्ट में भी रेकमेंड किए हुए होने से क्लाइंट्स और फ्रेंड्स रिलेटिव्स और कई लोग होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ढेर सारे स्टॉक्स जैन साहब की लिस्ट में कैश मार्केट के स्टॉक्स में KRBL और कैम्स 2 स्टॉक है, जहां पर जैन साहब आपको भी पता है वहां पे अमेरिका में चावल नहीं है। अमेरिका में चावल नहीं है? हाँ, नहीं पता आपको? हमारे यहाँ जैसे टमाटर महंगे हो गए, उनके चावल महंगे हो गए। तो और वहां पे यही चलता हमारा बासमती ज्यादा। हाँ, ये देखो लाइन लगी है, ऐसा लग रहा है जैसे लंगर में बट रहे हो ऐसे, बिल्कुल देखो। और ये जो लोग बोलते ना, एक चीज बहुत अच्छी लगी, एक मिनट पहले सबको फोटो दिखाओ। ये क्या है, जो लोग है बहुत बार इंडिया के बारे में ऐसा बोलते रहे, हमारे लोग ऐसे, हमारे लोग वैसे। ये देख लो अमेरिका वाले कैसे लूट रहे चावल, देख लो, ये ऐसा हाल है। ऐसा नहीं है भाई, जब कमी होती है ना सारे इंसानों के अंदर वैसे ही निकलता है एकदम। ऐसा मुझे एक बार याद है, मैं टेंट ब्रिज गया था मैच देखने, वो वर्ल्ड कप वाला। तो वहाँ पे बारिश हो गई थी, मैच हुआ था, न्यूजीलैंड वाला मैच था। और वापस आते हुए ट्रेन की हालत ऐसी, वहाँ की टेंट ब्रिज से लंदन की ट्रेन में ऐसे हाल, हमारे लोकल जैसा है। तो एक्चुअली हमारे यहाँ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे यहाँ सब लोग खराब है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हमारी पॉपुलेशन उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो हमारे जितनी पॉपुलेशन वहाँ हो जाए ना, तो हमारे से खराब सिस्टम उनके हो जाए। हमारे लोग तो बहुत अच्छे हैं। करेक्ट, हाँ, उन्हें डील नहीं हो पाएगा उनसे। अमेरिका वालों के चावल देखो कूद के लपक रहे हैं, देखो स्टैंड पे खड़े होके। हाँ, तो अमेरिका में जब से ये खबर पता चला कि भारत ने एक्सपोर्ट पर बैन कर दिया चावल के, तब से अमेरिका में चावल हिंदुस्तान के टमाटर के मुकाबले में ज्यादा महंगे हो चुके हैं। बिल्कुल। हाँ, एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन, राइस टू टोमेटो कंपेरिजन। ओके, तो ये जैन साहब आपको नहीं पता था? नहीं पता तो था, मगर मैं अभी सरप्राइज हूँ कि इतनी जल्दी, और एक्सपोर्ट पे सरकार ने काफी वो लगाया भी है बासमती के, और इतनी जल्दी मैंने तो बोला नहीं और आपने बोला नहीं, उतने में हमारी प्रोडक्शन टीम ने देखो वीडियो भी ले आया। सो दैट्स अमेजिंग सर। ओके, कौन सा गूगल लगा रखा है, कौन सा सर्च इंजन लगा रखा है, ये पता नहीं। ठीक बात, अब तैयारी रहती है सर। चलिए फर्स्ट एड की शुरुआत करते हैं। ओके, हेडलाइंस के साथ।